जॉर्ज फर्नांडिस किसके इशारे पर 20 दिन का रेल स्ट्राइक किए थे? उस समय जबकि एक 25 साल मुल्क बना ही हुआ है और सब डेवलपमेंट के काम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो ही रहे थे, उस समय 20 दिन तक रेल को ठप कर देना, ये क्या था? आज 1 दिन का रेल स्ट्राइक कोई कर सकता है? आप बताइए मुझे। स्पेशली मैं दलित कह रहा हूँ कि दलित के पास रिजर्वेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई उनके पास बोर्ड नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कुछ भी नहीं। हम लोग जैसे एक्टिविस्ट, मैं अपने आप को एक्टिविस्ट ही मानता हूँ, एकेडमिशियन तो मैं कॉलेज में हूँ, पढ़ाता हूँ। एक्टिविस्ट को क्या करना चाहिए था? पहले हम संविधान को बचाएँ, भारतीय गणराज्य को बचाएँ, पब्लिक सेक्टर को बचाएँ, किस चीज़ को बचाएँ? या किसी नेता को बचाएँ? तो नेहरू, गांधी, अम्बेडकर में तमाम तरह के मतभेद रहे हों, लेकिन कम से कम नेहरू और अम्बेडकर एक मॉडर्न इंडियन स्टेट तो बनाना चाहते थे ना, कि लिबरल, डेमोक्रेटिक, एक सोशलिस्ट पैटर्न का वेलफेयर स्टेट ये बनाना चाहते थे ना, कि जिसमें दलितों के अधिकार भी सुनिश्चित हो। बाबा साहब के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं, उनको इतना फंडामेंटल नहीं पता है कि बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ना अभिशाप होगा इस देश पर। और उनका जो मैनिफेस्टो था, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का जो 1951 में मैनिफेस्टो निकला था, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। तो जो लोग बाबा साहब की राजनीति और के नाम पे राजनीति करते हैं, क्या उनको इतना फंडामेंटल चीज़ नहीं पता था? ये नमस्कार, नई पड़क पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर रतन लाल जी हैं। ये हिंदू कॉलेज में इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अम्बेडकर नामा चैनल के संस्थापक हैं, उसके मुख्य होस्ट हैं। ये उनका औपचारिक परिचय है और ये एक सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आजकल पिछले कुछ दिनों से इन्होंने औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे इनके फैसले के बारे में और कांग्रेस पार्टी की रणनीतियों के बारे में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में वो किस तरह की रणनीति अपनाने जा रही है या अपना सकती है ताकि वो अपने आधार को ज्यादा व्यापक बना सके। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया। नमस्कार। मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ये देखा और निजी बातचीत में भी कई सारे जो कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर जो दलित कार्यकर्ता हैं, वो आपकी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को काफी आलोचनात्मक तरीके से देख रहे हैं और आमतौर पर यही व्याख्या आती है कि जो सत्ता में पार्टी आ सकती है उसके नजदीक आप गए हैं और आप इसे कैसे देखते हैं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने क्यों फैसला किया कि आपको कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए? जी, पहले वाले का पहले जवाब दूँ या दूसरे वाले का पहले जवाब दूँ? आपको जो सुविधा हो। चलिए, जो लोग आलोचना कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए किसी पार्टी के हैं कि ऐसी हैं? पार्टी के साथ उसका कोई अलायंस है? तब थोड़ा स्पष्ट रूप से बात करने में स्पष्टता होगी, है ना? कि आलोचना तो डेमोक्रेसी है और सबकी हो सकती है आलोचना, लेकिन कौन लोग कर रहे हैं ज़रा देखेंगे अगर, ख़ास तौर से जो इस दलित संगठन, चिंतक और एक्टिविस्ट की बात आपने की, तो मैं समझता हूँ कि मैंने कांग्रेस पार्टी जॉइन की है ना, आरएसएस, बीजेपी जॉइन नहीं की है। और बाबा साहब के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं, उनको इतना फंडामेंटल नहीं पता है कि बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ना अभिशाप होगा इस देश पर। और उनका जो मैनिफेस्टो था, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का जो 1951 में मैनिफेस्टो निकला था, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। तो जो लोग बाबा साहब की राजनीति और के नाम पे राजनीति करते हैं, क्या उनको इतना फंडामेंटल चीज़ नहीं पता था? ये सवाल है मेरा। अपनी व्यक्तिगत निजी स्वार्थों के लिए, सब कुछ के लिए आप आरएसएस से भी समझौता करते हैं। अ, आरएसएस का क्या फिलॉसफी है? तो बाबा साहब को पता था ना, तो दलित नेताओं को क्या पता नहीं? कि आज जब संविधान बना था तो सबसे ज़्यादा विरोध हिंदू कोड बिल पर और तमाम इश्यूज़ पर आरएसएस ने किया था ना भाई। ये रामलीला ग्राउंड में उनकी सभा हुई थी। अम्बेडकर, नेहरू के पुतले फूँके गए थे। अम्बेडकर के खिलाफ बहुत सारे लेख कल्याण पत्रिका पत्रिका ने छापे थे, बहुत सारी और पत्रिका ने छापे थे। और कुछ ही दिनों बाद जो है ना ऑर्गेनाइज़र में लेख भी छपा था ना कि ये संविधान जो है ना भारतीय मिजाज के
हिसाब से नहीं है, इसमें भारतीयता कुछ भी नहीं। तो नेहरू, गांधी, अम्बेडकर में तमाम तरह के मतभेद रहे हों, लेकिन कम से कम नेहरू और अम्बेडकर एक मॉडर्न इंडियन स्टेट तो बनाना चाहते थे ना, कि लिबरल, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट पैटर्न का वेलफेयर स्टेट ये बनाना चाहते थे ना, कि जिसमें दलितों के अधिकार भी सुनिश्चित हो। उनके तो जो प्राथमिक श्रोता कौन थे? दलित समुदाय के लोग थे ना प्राथमिक श्रोता उनके। हालाँकि उन्होंने महिलाओं के लिए भी काम किया, हिंदू कोड बिल पे उनको इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन महिलाओं ने उनका साथ नहीं दिया इस बिल को, बाबा साहब खुद कहते हैं। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के इश्यू पर भी रिज़िग्नेशन दिया, लेकिन कितना उनको साथ मिला ये सब जग जाहिर है। तो मैं समझता हूँ कि जो आरएसएस उस समय जनसंघ, आरएसएस, हिंदू महासभा जो संविधान का विरोध करती थी और ये मनुस्मृति लाना चाहता है, मनुस्मृति में दलितों की क्या स्थिति होगी, पिछड़ों की क्या स्थिति हो, महिलाओं की क्या स्थिति होगी, ये किसी से छुपा नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं। तो वैसे स्थिति में जब 15 सा तीसरा टर्म है, मतलब 11 साल पूरे हो गए और ताबड़तोड़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन रिपब्लिक पे संघियों का हमला हो गया है, सारी संवैधानिक संस्थाएँ ध्वस्त हो रही हैं। हुँ, और रूल ऑफ लॉ जहाँ पे नहीं है, डाइसेंट डेमोक्रेसी क्या है? आप तो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। डेमोक्रेसी थोड़ी है कि हम और कमल एक तरह की बात मानते हैं और एक साथ रहते हैं। हम अलग-अलग विचार मानते हैं तब भी साथ रहते हैं, यही डेमोक्रेसी है। तो जो डाइसेंट है उसको हर तरीके से क्रश किया जा रहा हो। आप यूनिवर्सिटी में लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, हम भी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं और जब पहले भी सरकारें थी, यूपीए सरकारें थी, तो उस समय में हम लोग विरोध करते थे ना। कपिल सिब्बल का जब 4 ईयर डिग्री कोर्स आया था, तो हम लोगों ने विरोध किया ही था ना। तो इसका थोड़ी कि सरकार विंडिक्टिव होके हम लोग को तंग करती थी कि जो-जो लाइसेंस दे रहा है उसको तंग करो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये सरकार तो एक आम कार्यकर्ता को भी जिनसे सहमत नहीं है, कैसे उसको तंग किया जाए, कैसे उसको परेशान किया जाए, कैसे मुकदमे डाले जाएँ। हुँ। और बाबा लोग उधर खुलेआम जो है कि गृह युद्ध करने की घोषणा कर रहे हों। बाबा लोग सरेआम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हों। बाबा लोग सरेआम मनुस्मृति की बात कर रहे हों और राज्य सरकार चुप हो, मौन हो, स्टेट मौन हो। तो वैसे समय में हम लोग जैसे एक्टिविस्ट, मैं अपने आप को एक्टिविस्ट ही मानता हूँ, एकेडमिशियन तो मैं कॉलेज में हूँ, पढ़ाता हूँ। एक्टिविस्ट को क्या करना चाहिए था? पहले हम संविधान को बचाएँ, भारतीय गणराज्य को बचाएँ, पब्लिक सेक्टर को बचाएँ। किस चीज़ को बचाएँ? या किसी नेता को बचाएँ? तो विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस समय की नज़ाकत एक तरह से डिमांड था कि हमारे जैसे एक्टिविस्ट लोग जो अलग-अलग मंचों से अलग-अलग व्यक्तिगत तौर पे जो आवाज़ उठा रहे हैं, उन सब को एक संगठित शक्ति बनकर अभी कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का भी चरित्र बदला है ना। जो आप नेहरू, इंदिरा जी के ज़माने में देख रहे थे, जो राजीव जी के ज़माने में देख रहे थे, बाद में डेविएशन हुआ, बहुत सारे उसमें तरह-तरह के लोग आ गए। तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी खड़गे साहब के नेतृत्व में जब उन्हीं उस इश्यूज पे जा रही थी जिसकी कल्पना बाबा साहब ने की थी, जिसकी कल्पना और नेताओं ने, नेहरू, इंदिरा ने की थी, कि देश को मजबूत करना है, व्यक्ति को मजबूत नहीं करना है। तो उस समय में हम लोग को इस ताकत को मजबूत करना चाहिए, है ना? इसीलिए मुझे लगा कि अपना एनर्जी अलग-अलग दिशाओं में लगाने से बेहतर है कि वही आवाज़ उठा रहे हैं राहुल गांधी, तो उस आवाज़ पे हम क्यों साथ नहीं दें? तो इसलिए समय की ज़रूरत थी कि हम लोग को कांग्रेस पार्टी जॉइन करना चाहिए था, इसलिए हमने जॉइन किया। जी। क्या इसका एक मतलब ये भी है कि आप जैसे जो एक्टिविस्ट हैं, और मैं सिर्फ दलित एक्टिविस्ट नहीं कहूँगा, आप तमाम तरह के मुद्दों पे काम करते हैं, लेकिन एक आम तौर पे माना जाता है कि जो उम्मीद बहुजन समाज पार्टी से थी, वो उम्मीद अब वैसी नहीं है और कांग्रेस उस उम्मीद का एक छोर संभाले हुए जिसकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। क्या हम ऐसे कह सकते हैं? देखिए, संविधान एक आदर्श था, ठीक है? आपको याद होगा कि बाबा साहब ने स्टेट एंड माइनॉरिटी में स्टेट सोशलिज्म की बात की थी और जब संविधान में लेकिन उस आइडिया पे समर्थन नहीं मिला तो फिर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे आए। और मेन ये था कि जो वंचित हैं, दलित हैं, जो हाशिए के लोग हैं, उसको उठाने के लिए राज्य प्रयास करेगा, है ना? प्रयास करेगा। तो वो एक आदर्श था जिसे प्राप्त किया जाना था और इसके लिए पॉलिटिकल विज़न का होना बहुत ज़रूरी था। अब देखिए बाबा साहब 1936 में वो बनाते हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 1942 में बनाते हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इन 2 पॉलिटिकल मंचों से वो चुनाव भी लड़े। तो उसका मैनिफेस्टो निकाले ना बाकायदा।
1951 में मैनिफेस्टो निकाले कि हमें कैसे लैंड का राष्ट्रीयकरण करना है, बीमा कंपनियों का करना है, लैंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे, पूरा एक एजेंडा भी। वो संविधान अपने आप में लागू नहीं होगा ना, उसको लागू करने के लिए लोग चाहिए, उस तरह के विचारधारा के लोग चाहिए। तो बनाया ना, बाद में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी भी बनाई, उसका भी खाका तैयार किया। तो अभी जितने दलित पार्टी संगठन हैं, क्या उनके पास कोई इस तरह का प्रोग्राम है? कोई प्रोग्राम इस तरह का कि आखिर हमें अचीव क्या करना है? हम क्या करना चाहते हैं? अब ये कोई कहे कि संविधान ही मैनिफेस्टो है, तो ये बात बनती नहीं है। आरएसएस, बीजेपी तो संविधान बदल रही है। रोज ही नए-नए उसमें अनुच्छेद, नए-नए कानून ला रही है। आईपीसी, सीआरपीसी बदल गया, 370 हट गया, अब सीए, एनआरसी में बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में बात हो रही है। तो जो सब वक्फ बोर्ड का आपने देखा ही कि निशाने पर मुस्लिम है और दलित है, इनका पहला पहला निशाना यही। और स्पेशली मैं दलित कह रहा हूँ कि दलित के पास रिजर्वेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई उनके पास बोर्ड नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कुछ भी नहीं। तो वैसी स्थिति में जब दलित पार्टियों का कोई एजेंडा प्रोग्राम नहीं, सिर्फ नारों पे चुनाव लड़ा जाए, और ऐसी स्थिति में भाई क्या कर सकता है कोई? हम एजेंडा आइडियोलॉजी के साथ जाएंगे ना। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, क्या बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है इस देश में, और पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी है, अभी भी 100 सांसद उनके हैं यहाँ पे। क्या दोनों पार्टियां अकेले आज की स्थिति में अकेले-अकेले चुनाव लड़ सकती हैं बगैर एलायंस के? सवाल मैं पलट रहा हूँ कि अगर अकेले-अकेले कोई नहीं लड़ सकती है ना, पूरा पूरा देश की राजनीति 2 खेमों में, 2 धाराओं में बटी हुई है। एक एनडीए है और एक यूपीए। जब इतनी-इतनी बड़ी पार्टियाँ, बीजेपी की ने सब संसाधनों पे कब्जा कर लिया है, संस्थानों पे कब्जा कर लिया है, सब कुछ पैसा है, सब कुछ है उनके पास। जब वो भी नहीं लड़ सकती हैं, तो दलित पार्टियाँ अगर ये बात कहें, जो बाबा साहब के नाम पर जो राजनीति करते हैं, अगर ये कहें कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएँगे, तो सबसे एक 9वीं क्लास का बच्चा भी समझ सकता है कि आप आखिर मदद किसको कर रहे हैं। सीधा और सीधा कोई भी समझ सकता है, आरएसएस बीजेपी की मदद कर रहे हैं। कुछ लोग तो खुल के उनके साथ हैं, बाबा साहब के नाम लेकर उनके साथ हैं। दलित पैंथर जैसे रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, उनके लीडर्स आखिर गए कहाँ? आज अठावले साहब हैं कहाँ? कोई भी दलित एजेंडा पे, एट्रोसिटीज पे, निजीकरण पे, जॉब पे, एजुकेशन पे, कैसे भला हो इस समाज का, आपने कोई स्टेटमेंट देखा है, कोई मूवमेंट देखा है? एक कैबिनेट मिनिस्टर बन के अपना आनंद ले रहे हैं। उधर रामविलास जी तो पहले ही चले गए थे एनडीए में, और उनका बेटा भी है, अब तो खैर वो तो हनुमान ही है। जीतन राम मांझी कांग्रेस से करियर शुरू किए और घूमते-घामते कहाँ पे हैं आपको पता ही है। और जो लोग सीधा नहीं है, खुल के नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, वो नकाब पहन के साथ है। नकाब पहने हुए कि चलो भाई हम कुछ वोट-वोट काट के तुमको हम सशक्त करेंगे। तो ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात में क्या करेंगे आप? कोई भी सेकुलर डेमोक्रेटिक व्यक्ति जो अपने विचार में सेकुलर भी हो, जैसे मैं कई मंचों से कहा हूँ कि मेरे भाई भी अगर चुनाव लड़ेगा बीजेपी से, तो मैं उसको हराने के लिए कैंपेन करूँगा। तो जिस संगठन में, जिस इंडिविजुअल में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में क्लैरिटी नहीं है कि उसका प्राथमिक शत्रु कौन है, तो क्या कहा जाए उनके बारे में? देखिए, दलितों के लिए कभी घी की नदियाँ नहीं बही। ये क्लैरिटी रखना चाहिए, खास तौर से जो लोग आलोचना करते हैं, चाहे समझते हैं, ज़रा भारत का इतिहास पढ़ लें। दलितों के लिए कोई स्वर्ण काल नहीं रहा है। जो भी बना है, जो भी बना है 26 जनवरी 1950 के बाद अफर्मेटिव एक्शन से, स्टेट इंटरवेंशन से दलितों का एक मिडिल क्लास तैयार हुआ है। फ्री एजुकेशन, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, नौकरी, पेंशन सबको मिला, उसमें दलित को भी मिला। ये थोड़ी है कि निजीकरण हो रहा है तो ब्राह्मण है, उनको उनको उसका लाभ मिल रहा है। वो भी 35,000 पे नौकरी कर रहे हैं। पेंशन गया तो उनका भी गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब का जो विज़न था पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाने का, कि जहाँ हमको ज़रूरत होगी वहाँ प्राइवेट सेक्टर रखेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी हम पब्लिक सेक्टर रखेंगे। आखिर उस विज़न को नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने लागू किया ना। अगर ओएनजीसी खुला या नवरत्न महारत्न कंपनी खुली, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, तो इससे दलितों का क्या नुकसान हुआ? किसी के पास ज़मींदारी तो नहीं थी। प्रिवी पर्स खत्म हुआ तो ऐसा राजे महाराजे तो थे नहीं।
बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था, बस बैंक था नहीं। ओएनजीसी और तमाम पेट्रोलियम सब खुले, तो उसमें तो आपका कुछ शेयर था नहीं। तो ये जब नेशनलाइजेशन हुआ, पब्लिक सेक्टर यूनिट बना, सरकारी स्कूल कॉलेज संस्थाएं बनी, उसी से ना दलित का एक मिडिल क्लास इमर्ज करके आया है। और कहां से आया? और उसी को आरएसएस बीजेपी ध्वस्त कर रही है, उसी को ध्वस्त कर रही है। तो मैं तो इसलिए आया हूं कि कम से कम ये अधिकार बचा लूं। मैं तो पब्लिक, मैं तो आप कई जगह में गया हूं, काफी हमारे सभाओं में सभी जातियों के लोग रहते हैं, है ना, ब्राह्मण भी रहते हैं और ठाकुर भी रहते हैं, और मुझे सुनते भी कि भाई आपका जो मिडिल क्लास बना है, जमींदारी छोड़ दीजिए, उन्मूलन हो गया उसका। आपका जो अर्बन मिडिल क्लास बना है, कैसे बना है? वो नेहरूवियन अम्बेडकराइट विजन से बना है, जिसको मैसिवली इंदिरा जी ने इम्प्लीमेंट किया, है ना, इंदिरा जी ने इम्प्लीमेंट किया। तो जो बना है सरकारी फ्री का एजुकेशन तो आपने भी लिया था ना, नौकरी तो आपने भी लिया था ना, पेंशन तो आपने भी लिया था। तो एक सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, इन्होंने तो सब कुछ बना के दिया आपको। जवाहर नवोदय विद्यालय बना के दिया, केंद्रीय विद्यालय बना के दिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनाया, एम्स बनाया, स्टील प्लांट बनाए, उर्वरक प्लांट बनाए, माइंस, तमाम सब कुछ पब्लिक सेक्टर आपको दिया। उसी से तो आपको तनख्वाह मिल रहा था, उसी से तो शिक्षा मिल रही थी, वहीं से तो पेंशन आ रहा था। तो आपको जो किसी ने बरगला दिया है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो दलितों का खत्म हो जाएगा, तो आप खुश हो रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन होगा तो दलितों का खत्म नहीं होगा, नौकरी और सार्वजनिक संस्थाएं खत्म होंगी, और जब खत्म होगी तो आप भी वही काम करेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे आप समझेंगे। पहले हम लोग छुट्टी पे जाते थे तो हमारे जगह एडहॉक पढ़ाते थे ना, सैलरी पूरी मिलती थी। आज क्या हो रहा है? आज वो वेज, उसको जो है ना, सैलरीड क्लास को वेज अर्नर बना दिया गया। आपके कॉलेज में गेस्ट पढ़ाते होंगे ना, 1500 रुपए क्लास, 1500 रुपए क्लास आपको भी मिल रहा है। ये नहीं है खाली दलित को, बैकवर्ड को, मुसलमान को मिल रहा है। यहाँ के अपर कास्ट जो लोग हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं और खूब खुश हैं, तो 1500 रुपया में दिल्ली यूनिवर्सिटी में वही पढ़ा रहे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में जाए तो 800 रुपये में पढ़ा रहे हैं। ये हालत है। पहले तो ये हालत नहीं थी ना, यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल रहे थे तो आपको सैलरी प्रॉपर मिल ही रहा था ना। स्टेट यूनिवर्सिटी में लेट भी मिले, लेकिन आपको 3 महीने का सैलरी मिल ही रहा था अगर लेट भी हुआ तो ये सारा जो डैमेज हुआ है आरएसएस बीजेपी के निशाने पर, पूरा पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, सार्वजनिक संस्थाएं। मैंने एक सवाल और पूछा कि पहले तो हम यूनिवर्सिटी में देखते थे जितने प्रोफेसर, वाइस चांसलर, जितने बड़े बड़े ऑफिसर, सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, कई कई ब्राह्मण होते थे, ज्यादातर होते थे ना। तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो ब्राह्मण समुदाय के लोग भी या ठाकुर समुदाय के लोग भी या सवर्ण समुदाय इन जनरल ले लीजिए, भाई चौकीदारी तो वो भी कर रहे हैं ना 15,000 में। सुलभ इंटरनेशनल में पर्ची काट ही रहे हैं ना। पहले चौकीदारी का नौकरी परमानेंट था, सरकारी था, तो उसको 70-80 हजार रुपए मिलते थे, अब 15,000 में काम कर रहे हैं। तो आपको इस तथाकथित जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, उससे यहाँ के अपर कास्ट को क्या लाभ मिला? हम दलित को एड्रेस कर ही रहे हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली दिस सेकंड पार्ट, जिनको लगता है कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तो हम एकदम खुश हो जाएंगे। अरे एक आपका 2 आंख किसी का फूटेगा तो आपका एक आंख आपका भी फूटेगा। रिजर्वेशन नहीं खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही, रोजगार खत्म हो रहे हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट खत्म हो रहे हैं। वैसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें इनको बचाने के लिए जितना भी ताकत होगा, उस ताकत से अपनी आवाज बचाएंगे ना। अगर आपका कॉलेज बचेगा तब भी आप वहां पढ़ा पाएंगे और हम भी बढ़ा पाएंगे। कॉलेज नहीं बचेगा तो ना आप पढ़ा पाएंगे ना हम पढ़ा पाएंगे। ये है रियलिटी। और इस बात को जितने भी लॉजिकल लोग हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरे, हम बोलते हैं अम्बेडकरनामा, आपने बात की, और इन सब बात को सुन के जितना दलित समुदाय के लोग फोन नहीं करते हैं, उससे ज्यादा सवर्ण समुदाय के लोग फोन करते हैं कि कॉलेज, हम लोग सब गांव में पढ़े हैं, आज गांव में पढ़ा हुआ बच्चा क्या कमल नयन बन सकता है? एजुकेशन का हालत देखिए, हजारों हजार स्कूल बंद हो रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, और जो है उनकी खासा हाल। अल्टीमेटली जो जर्मिनेशन का सेंटर है वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है ना, वहीं से पढ़ के आप साइंटिस्ट बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लीडर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ब्यूरोक्रेट बनेंगे, सब वही खत्म हो गया। तो लेटरल एंट्री आ गया है ना, मोदी जी इसको भी प्राइवेटाइज कर देंगे। अब एयरपोर्ट पे जाइए तो पहले सीआईएसएफ कंट्रोल करता था, और आधा जो है अब पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का है।
क्लास 3 क्लास 4 तो पूरा ठेके पे चला गया। ठीक है ना, किसानों की हालत जो है देख ही रहे हैं, मजदूरों की हालत जो है देख ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किससे लड़ना चाहिए मुझे, और हमारे जैसे लोगों को किससे लड़ना चाहिए? दैट इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। जी। एक और रोचक बात मैंने सुनी, कई सभाओं में आपने ये कहा है, राहुल गांधी की उपस्थिति में भी आपने कहा कि कांग्रेस को इमरजेंसी को लेकर एपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए, क्षमा प्रार्थी के रूप में नहीं दिखना चाहिए कि बहुत बड़ी गलती कर दी, और उसमें हमें ऐसे तथ्यों को लाना चाहिए जिसमें कि वो एक सकारात्मक रूप से दिखे, और एक आध जगह आपने उसे स्वर्ण काल के रूप में भी संज्ञा दी है। ये क्या कुछ ज्यादा सकारात्मक तरीके से इमरजेंसी को देखना नहीं हो गया, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन तो हुआ था और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया था, लोगों के बोलने की अधिकार को दबाया गया था। तो आप अगर इस मुद्दे पर थोड़ी सफाई दे तो हमारे दर्शकों को भी काफी लाभ होगा। देखिए, पहली बात है कि इंदिरा जी ने घोषणा करके इमरजेंसी लागू की थी, याद रखिएगा, और 18 महीने में चुनाव भी करवा ली थी और चुनाव हार भी गई थी। ठीक है, ये बात है ना, हिस्टोरिकली करेक्ट। आज क्या है? आज तो घोषित इमरजेंसी नहीं है। आप कॉम्परेटिव एनालिसिस करेंगे ना, आप तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। आज क्या है? आज सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा के जेल में नहीं डाला जाता, डाइसेंटिंग वॉइस को जेल में नहीं डाला। उमर खालिद को बेल क्यों नहीं मिला? तमाम उस केस में जो लोग हैं उसको बेल मिला, और जुडिशरी का भी क्या स्टैंड है आप देख नहीं रहे कैसे जुडिशरी काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे जजमेंट आए जो कंट्रोवर्शियल, ये एज ए नॉट एज ए कांग्रेसमैन मैंने कहा था, और एज ए इंडिविजुअल एकेडमिशियन मेरा अपना एक टेक। हम सब जानते हैं कि एक पार्ट के कई रीडिंग होते हैं, है ना, एक टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोग पढ़े। आज क्या लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? आज क्या लोकतांत्रिक संस्थाएं ध्वस्त नहीं की जा रही? मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई इंदिरा गांधी में तो हिम्मत था, शी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। आज के तानाशाह में हिम्मत है? चुपके जो है ना सारा दमनात्मक कार्रवाई हो रही है। आखिर इंदिरा गांधी, मैं तो दलित पर्सपेक्टिव से कहा था ना, पहले बात समझिए। इंदिरा गांधी जब आई तो बैंक का नेशनलाइजेशन किया, तो उससे दलित को परेशानी हुई क्या? किसको परेशानी हुई? बैंकर्स। और रिलीफ खाली दलित को थोड़ी मिला, किसानों को जो हाई रेट इंटरेस्ट पे जो लोन मिलता था, किसानों को लाभ नहीं हुआ क्या? तो इंदिरा गांधी से कौन परेशान थे? बैंकर तो रहे होंगे ना, कम से कम नहीं रहे होंगे। जब लैंड रिफॉर्म किया तो लैंड रिफॉर्म दलितों के पास जमींदारी थी क्या? नहीं थे ना। तो लैंड रिफॉर्म से दलित का क्या हुआ? नाराज कौन रहे होंगे? वो रहे होंगे। जब प्रीवी पर्स खत्म किया तो प्रीवी पर्स तो राजे महाराजे दलित तो कोई थे नहीं, एक भी नजर नहीं आता है मुझे। तो उससे कौन राजे महाराजे नाराज थे? बैंक का नेशनलाइजेशन, तमाम ये घटनाएं हो रही थी उसी समय। अमेरिका, उसी समय एटम एक्सपेरिमेंट भी हुआ ना, इंदिरा गांधी ने किया ना। जबकि भारत उस समय गरीब मुल्क था ना, आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला मुल्क नहीं था, खाने के भी आफत थे उस समय। तो उस समय इन सारे शक्तियों से लोहा ले रही थी, उनको देश बनाना था, पब्लिक सेक्टर यूनिट मजबूत करना था। आखिर अमेरिका इतना मजबूत था, उनकी धमकियों के बावजूद उनको ठेंगा दिखाते हुए पाकिस्तान को तोड़ दिया ना, 2 राष्ट्र बना दिया ना। तो कौन नाराज था? कौन नाराज? आरएसएस के सपोर्ट से में कौन लोग थे? आरएसएस तो अभी भी मेंबर नहीं बनाती और किसी इशू पे क्लियर कुछ बोलती नहीं। उसी समय देवराज जो है जेल से इंदिरा जी को चिट्ठी लिख रहे थे कि हम लोग अच्छे आदमी हैं, जरा हम लोग का ध्यान रखिएगा। इंदिरा जी जवाब नहीं देते, विनोबा भावे को चिट्ठी लिख रहे थे। ये सारे फोर्सेस इंदिरा गांधी के खिलाफ ही रहे होंगे ना। उसी समय पाकिस्तान बांग्लादेश में उनके राष्ट्रपति क्या जियाउर रहमान, क्या नाम, सॉरी जियाउल हक। जियाउल हक या नहीं, बांग्लादेश के राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान। उनकी हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल। जिस एक कमजोर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को जब वो पब्लिक सेक्टर बना रही है, जब बोकारो प्लांट जैसे सब खुल रहे हैं, रशिया के सहयोग से यहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोशिश किया जा रहा था, यूनिवर्सिटीज खुल रहे थे, पेट्रोलियम तमाम सब पब्लिक सेक्टर यूनिट खुल रहे थे, तो इस समाजवाद नहीं था?
तो इसके खिलाफ कौन लोग विद्रोह किए थे? यही लोग विद्रोह किए थे। आरएसएस के लोग भी थे, जेल गए थे कि नहीं गए आरएसएस के लोग? सब 1.5 महीना में छूट के भी आ गए थे। ठीक है ना? तो मेरा ये था कि उस समय दलितों को कोई मारता पीटता नहीं था। आम जनता से पूछिए जाके, सब कोई घूस नहीं मांगता था। ऑफिस टाइम पे काम हो रहा था, रेल टाइम पे चल रहा था, सब परफेक्ट, मास्टर टाइम पे आ रहा था स्कूल कॉलेज में। दलितों को उस समय पकड़ पकड़ के जो है ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आईआईटी मेडिकल कॉलेज में डाले जा रहे थे, फ्री शिप दिए जा रहे थे, फेलोशिप दिए जा रहे थे। कौन इसके खिलाफ था? आज कह रहे हैं कि जैन जी, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने तो आरएसएस को पहला लेजिटिमेसी दिया ना कि अगर फासिस्ट फोर्सेस है तो मैं भी फासिस्ट हूँ। कुछ छात्रों को क्या कर रहे थे? भजन सिखला रहे थे कि भड़का रहे थे स्टेट के खिलाफ। पुलिस और सेना को सीधा कह रहे थे कि विद्रोह कर दो, मत मानो आदेश। क्या था? वही जो घटनाक्रम वहां चल रहा, आज करके दिखा सकते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस किसके इशारे पर 20 दिन का रेल स्ट्राइक किए थे उस समय, जबकि एक 25 साल मुल्क बना ही हुआ है और सब डेवलपमेंट के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो ही रहे थे। उस समय 20 दिन तक रेल को ठप कर देना, ये क्या था? आज एक दिन का रेल स्ट्राइक कोई कर सकता है? आप बताइए मुझे। एक दिन का भी कर सकता है। तो मैंने अपने पर्सपेक्टिव से रखी थी। किसी को अच्छा नहीं लग सकता है क्या? इंदिरा जी ने जाके सब जगह कहा था कि इसे पीटो, इसे बंद करो, ये करो, वो करो। आज भी पुलिस नहीं देख रहे कैसे काम करती? बुलडोजर न्याय हो चल रहा है ना, तो आज क्यों नहीं स्ट्राइक हो जा रहा है? आप यूपी में जातीय सभाओं पे आपने बैन कर दिया ना। तो मेरा पर्सपेक्टिव समझने का अलग था। जाते तो अभी भी हो रही है। स्टेट, जब स्टेट का कैरेक्टर क्या होता है? अब पॉलिटिकल साइंस ऑपरेसिव होता है, कहीं कम हुआ कहीं ज्यादा, लेकिन उससे तो दलितों को क्या नुकसान हो रहा था? मैं तो ये कह रहा हूँ, आखिर रामविलास जी इमरजेंसी के खिलाफ थे तो दलितों का क्या नुकसान हो रहा था? भाई बुला बुला कर नौकरी मिल रही थी, एक एक आदमी को 3-3 नौकरी मिल रही थी। बाद में राजीव गांधी ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया तो उस SC/ST के लिए, तो वो बड़ा काम नहीं था। लाखों लाख नौकरियां मिल रही थी। आज कितनी नौकरी मिल रही? आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज में एट्रोसिटीज के कितने केस बढ़े हुए हैं? बढ़े हैं नहीं? मैं तो अपनी बात नहीं कहना चाहता कि मेरे हिसाब क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में। तो ये आपातकाल हुआ तो उस समय हम बच्चे रहे होंगे, लेकिन अब का आपातकाल देख के लगता है कि इससे बेहतर ही रहा होगा। कम से कम सब सिस्टम काम कर रहा था। आज कोई ऑफिस, कोई संस्थाएं काम कर रही है क्या? आप एक सर्टिफिकेट निकाल के दिखाइए, निकाल के दिखाइए ना। अफसरशाही चल रहा है, निरंकुशतावाद चल रहा है। तो मेरा पर्सपेक्टिव सोचने समझने का एक दलित दृष्टिकोण से था कि भाई, जब इतना का दलित को सुरक्षा थी, मूंछ रख सकते थे, कोई डर के मारता नहीं था कि पुलिस ठेल देगा थाने में। और आज तो सरेआम पेशाब कर दिया जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो जिनका डेमोक्रेटिक राइट हनन हुआ, आज हमारा डेमोक्रेटिक राइट हनन हो रहा था। कहाँ इंडियन एक्सप्रेस, कहाँ आज स्टेट पे लिख रहा है जो उस समय क्रांति कर रहा था? अरे उनके गोयनका तो जनसंघ के MP रहे हुए थे। तो वो पहला, दूसरा अन्ना हजारे, सब क्या RSS से बैक था? सब वो जनसंघ से बैक था या RSS से बैक था पूरा बीजेपी से? तो आप आज जो रामलीला ग्राउंड में किया अन्ना हजारे, आज कोई कर सकता है? वो तो हमारे आपके सामने की बात है ना कि स्टेट को डीएस्टेबलाइज करने का पहला इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ पहला विद्रोह था उस समय। इसीलिए इमरजेंसी लगानी पड़ी। इसलिए जमींदारों को मजा मारने दे, साहूकारों को लूटने दे देश, है ना, राजा महाराजा को फ्री में पैसा मिलता रहे, बिजनेसमैन लूट मचाता रहा। अभी अघोषित आपातकाल का फायदा अडानी जी को मिल रहा है ना, तो इस पे बात नहीं होगी। अब मैं कह रहा हूँ कि 50 साल में मुझे लगता है कि किसी ने कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो मेरा लाइन है, शायद मुझे नहीं लगता है किसी ने बात की हो। लेकिन मैं एज एन एक्टिविस्ट, एकेडमिशियन, मैं उसका एक पर्सपेक्टिव तो डाल सकता हूँ ना। मैं सब तमाम लोग का एक साथ ठेका नहीं ले सकता, है ना। हमारा समाज सबसे दमित, शोषित, उत्पीड़ित, प्रताड़ित है। इनका रेप मर्डर होता है तो कोई मोमबत्ती नहीं जलता है। तो मेरी पहली जिम्मेदारी है कि जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, जो इतना शोषित, उत्पीड़ित है, उसकी रक्षा की बात करूं। ठीक है। अब तो नौकरियां खत्म हो रही है ना, दलित मिडिल क्लास को खत्म करने की तैयारी RSS बीजेपी। और उस समय मुझे क्या करना चाहिए?
अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि हम पब्लिक सेक्टर बनाएंगे, हम एक्सटेंशन करेंगे, आरक्षण 50% तोड़ेंगे, तो उनके खिलाफ हमको जाना चाहिए कि साथ रहना चाहिए। कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप देंगे, फ्रीशिप देंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? सही बात। जी जी, एक नई परख चैनल पर ही विनोद अग्निहोत्री और अभय कुमार दुबे कार्यक्रम में बातचीत कर रहे थे। तो वहाँ यह बात आई कि राहुल गांधी जी जो उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस को फिर से मजबूत आधार देना चाहते हैं, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। तो ये अच्छी बात लगी मुझे कि उन लोगों ने ये नाम लिया कि रतन लाल जी जैसे एक्टिविस्ट को कांग्रेस में शामिल करना भी राहुल गांधी के उन कदमों में से एक है। अब मैं आपसे सवाल ये रखना चाह रहा हूँ, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में आप चाहें तो उत्तर प्रदेश को भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। और ये हमारी आज की बातचीत के लिए एक आखिरी सवाल है कि आपके पास क्या विजन है कि किस तरीके से कांग्रेस का आधार इन राज्यों में मजबूत हो सकता है, खासतौर पर बिहार में? जी। देखिए, पार्टी का भी संगठनात्मक ढांचा में मेरी भूमिका नहीं, ठीक है, और मैं प्रवक्ता के तौर पे बोलता जरूर हूँ, लेकिन आरएसएस जो नैरेटिव चलाता है उस पर मैं बोलूंगा नहीं। आरएसएस को हर पॉइंट पे काउंटर करूंगा, ठीक है। भाई, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ, कांग्रेस पार्टी का अभी अगर मैं एकदम एकेडमिशियन की तरह बात करूं तो फॉरवर्ड अबाउट कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, कांग्रेस पार्टी का पूरा आधार क्या था? ऐतिहासिक रूप से देखें, राहुल जी उसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का आधार था दलित, मुसलमान और सवर्ण, ये आधार था ना, ट्रेडिशनल। आप देखें, आप ज्यादा मेरे से बेहतर जानते होंगे, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। अभी कोई आधार मास नहीं है साथ में, है ना। अगर ऐसे देखें कि दलित बसपा में, चाहे पासवान जी के साथ, चाहे कहीं चला गया, जीतन राम मांझी उधर चले गए, मुस्लिम जहां बीजेपी को हरा सकता है लोग उनके साथ रहता है, और लार्जली सवर्ण वो आरएसएस बीजेपी में जा चुके हैं। जो 100 से ज्यादा एमपी तो अभी कांग्रेस के होंगे जो बीजेपी में है। भाई, माधवराव सिंधिया से लेकर तमाम, जीतन प्रसाद और मुंबई वाले कौन है, नाम मैं भूल गया, इंडस्ट्रीज जो तमाम लोग तो ये कांग्रेस में ही थे ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, माधवराव सिंधिया आपने कहा, ज्योतिराव सिंधिया और मिलिंद जीतन देवड़ा के प्रसाद, बेटे, मिलिंद, मिलिंद हाँ, देवड़ा की बात, हाँ, हाँ, मिलिंद ये देवड़ा, सारे लोग तो कांग्रेस के ब्लू आइड बॉय थे ना, लेकिन अपने पद पोजीशन के लिए थे ना, वो कांग्रेस आइडियोलॉजी से वो सहमत नहीं थे, इसलिए जहां मौका मिला वहां कट लिए, इनको पोजीशन चाहिए था। तो मैं एज एक्टिविस्ट और एकेडमिशियन अगर मुझे मौका मिले तो मैं सबसे पहले जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक था, दलित वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश करूंगा कि आपको जो कुछ भी मिला है उसी 40 साल में मिला है जिस समय कांग्रेस शासन में थी, और अब जो है आप उसको खो रहे हैं और आरएसएस बीजेपी खत्म कर रही है। तो पहला मेरा तो ये सजेशन होगा। इसमें कितनी मेरी उपयोगिता होगी अभी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उस पोजीशन पे नहीं हूं। चूंकि आपका एकेडमिक चैनल है तो एकेडमिक बात यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी राहुल जी तो अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, अब 10 सूत्री कार्यक्रम भी उन्होंने दिया अभी मोतिहारी में, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, एक्सरे की बात कर रहे हैं। तो अगर लोग इस बात को समझेंगे, और मैं कई बार ये कह चुका हूं ये बात कि भाई, पिछड़ों को जो भी मिला है, आप देखिए वीपी सिंह ने आरक्षण लगाया, वो पुराने कांग्रेसी थे, वो रिबेल करके इधर आ गए, लेकिन आरक्षण नहीं था तब भी पिछड़े वर्ग के लोगों को 7-8% नौकरियां मिलती थी ऐसे ही जनरल में। और एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क क्या था? अर्जुन सिंह, मनमोहन सिंह, उसी कैबिनेट ने ओबीसी को एजुकेशन में दिया, रिजर्वेशन दिया कि नहीं दिया? अब ओबीसी के समाज के लोग मोदी साहब से पूछे कि मोदी साहब बार बार कहते हैं मैं ओबीसी हूं, पिछड़ा हूं, इन्होंने ओबीसी के लिए कोई कमीशन बनाया है क्या? रिजर्वेशन का विस्तार किया है क्या? 24 तकरीबन ऐसा सोशल मीडिया में 24 कंपनियां बेच दिए गए, तो उससे रिजर्वेशन ओबीसी का बचा के गया क्या? आधा रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो ओबीसी की नौकरी बचा क्या कि गया? तो ओबीसी का हित अभी अगर प्रोटेक्ट कोई करेगी तो वो कांग्रेस पार्टी करती है ना। इसलिए जो मोदी जी हर समय इमोशनल कार्ड खेलते हैं, मैं ओबीसी हूं, ओबीसी के लिए प्रोग्राम क्या है? आपने ओबीसी के लिए कोई फेलोशिप घोषणा की है क्या?
ओबीसी के बच्चों को विदेश जाने को फेलोशिप दिया है क्या? कुछ नहीं दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस नैरेटिव को आगे बढ़ाना वाक़ई ब्राह्मण समाज से भी मैं कहता हूँ ना, आपको जो मिला है सबसे ज़्यादा मिला है कांग्रेस के राज में ही मिला है। अब तो आपके पास कुछ भी नहीं है। मोदी जी ऊपर जो है ना स्टूल पे बैठते हैं, पुजारी नीचे ज़मीन पर बैठते हैं। देखे नहीं राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, हैं? हुँ, तो पहले आपको जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत सपने देख रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि सब लोग राजपुरोहित नहीं बनेंगे, बाकी लोगों को चौक पे ही काम करना पड़ेगा। ठीक बात। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं आप हैं, कमल हैं, आप बात करेंगे तो आपके कम्युनिटी में आपका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। मेरे कहने से लोग हो सकता है ज़्यादा ना सुने, क्योंकि मैं ओवर एम्बिशियस नहीं हूँ। जो मेरा एक टिपिकल ऑडियंस है, जहाँ मुझे लगता है उनको कन्विंस कर सकता हूँ, उनको मैं कन्विंस ज़रूर करूँगा। 2 साल से आप देख भी रहे होंगे, हम कांग्रेस पार्टी में रहे हों या ना रहे हों, हम अपनी बात ये लगातार विभिन्न मंचों पे कहते थे। आप अपनी बात कहें, सब लोग अपनी-अपनी बात कहें ना। एक आदमी मैं क्यों सहारा ले लूँ कि मैं ही सब कर दूँगा? उसके लिए राष्ट्रीय नेता लोग बैठे हुए हैं। हम लोग एक्टिविस्ट ठीक के है। तौर पे जाएँगे तो अपनी छोटी-छोटी सभाओं में अपनी बात रखेंगे। जी, इसलिए सबको सोचना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस रहेंगे तभी आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन पाएँगे। पहले तो 400-500 रुपए में डॉक्टर बनता था, इंजीनियर बनता था। जी साहब, फ्री में खाना मिलता था। अब हुँ, डॉक्टर बनाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। हुँ, बिल्कुल। आइए पंडित जी, आपका भी स्वागत है हिंदू राष्ट्र में। एक हुँ, लोअर मिडिल क्लास का ब्राह्मण कैसे पढ़ा पाएगा? ज़रा सोचिए। अरे ठीक उनके बात है। पास तो ज़मीन जायदाद, ज़मींदारी भी नहीं है। हुँ, कितना ज़मींदारी है कमल बाबू? सही बात है। नहीं है, बहुत लोग किसी के पास नहीं है आजकल के दौर में तो, कुछ लोग के पास ही है सिर्फ़, कुछ मुट्ठी ही भर लोग के ऐसे पास लोग है, हैं। मतलब बाकी लोग जो गाँव में रहते हैं, मुझे मिथिलांचल का आइडिया है ना, इसीलिए कह रहा हुँ, हूँ। हुँ, कहाँ पढ़ा पाएँगे? हुँ, क्या सैनिक सैनिक स्कूल या जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल या सेंट्रल स्कूल जैसे स्कूल आपने खोले हैं एक नीचे? एक यूनिवर्सिटी बनाया है क्या? और जो फ्री का एजुकेशन मिल रहा था उसमें भी फीस लगा दिया। पता है कि नहीं आपको? नवोदय में और तमाम जगह फीस बढ़ा दिया। अच्छा। हुँ, तो ये है हिंदू राष्ट्र। हुँ, इसका हर्जाना जो है ना, पूरे देश की जनता को, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, मुसलमान तो बेचारा अभी डरा ही हुआ है। सबको भुगतना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ इन लोगों से सावधान रहिए, आरएसएस, बीजेपी से सावधान रहिए। जी, शुक्रिया। जी। आज की इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं और हमें उम्मीद है कि रतन लाल जी से हम भविष्य में भी जब भी बातचीत के लिए आग्रह करेंगे तो वो आएँगे और विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। मैं कार्यक्रम को समाप्त करूँ उसके पहले मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि वे नई परख चैनल के साथ नियमित रूप से और जुड़ें, एक इसे बात और सब्सक्राइब करें। चलते-चलते कमल जी, जी, जो जी, मैंने इमरजेंसी पे बात कही और काफ़ी वायरल हुआ था, वो आपने जी। देखा होगा। हुँ, आरएसएस जो बिल्कुल, बिल्कुल। काला दिवस का नैरेटिव बना रहा था, वो हुँ, ध्वस्त हो गया ना। बिल्कुल। आरएसएस के नैरेटिव पे थोड़ी हम काम करेंगे। एक समाज के प्लस माइनस होते हैं। तो जो उसका प्लस वाला हुँ, पोर्शन था मैंने हाइलाइट कर दी। तो उससे उनका हुँ। नैरेटिव काला दिवस वाला ध्वस्त हो गया। जी, नहीं, बिल्कुल ये सही बात है क्योंकि ये जो आपने जिस तरीके से बोला वो बहुत सारे कांग्रेस के लोग भी आजकल डिफेंसिव ही रहते हैं। तो आपने बोला कि उसमें बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें हुई थी, नकारात्मक चीज़ें भी थी तो इन पक्षों को भी देखना चाहिए। तो कम से कम ये बात ज़रूर सामने आई। अभी तो कोई तो आगे सकारात्मक नहीं हो रहा है। अभी तो खाली नकारात्मक ही चल रहा है। सकारात्मक खाली अडानी अंबानी के लिए। ठीक बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आगे भी शुक्रिया। हम इन मुद्दों पर रतन लाल जी से बातचीत करते रहेंगे। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।